Hello everyone, we are back. Hello dosto, we are back and now we are starting again this our NCRT economy series in which we are covering chapter 10 and chapter class 10 chapter 4. So class 10 के chapter 4 में हम बात करने वाले हैं globalization and the Indian economy. सो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ग्लोबलाइजेशन के कारण कैसे हमारा मार्केट ओपन हुआ था, उससे हमें क्या फायदा हुए थे, क्या नुकसान हुए थे ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्या किस तरह के टेरिफ रेट्स थे तभी, ओके किस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ गई थी, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. सो एनसीईआरटी स्टूडेंट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप देखो, स्पेशली इकोनॉमी देखो, यूपीएससी डायरेक्टली टेक्स क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड पुट्स इन प्रीलिम्स. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया है कि एनसीईआरटी से उठाया जाता है और वो प्रीलिम्स में डाला जाता है. ओके, अंडरस्टूड. सो एनसीईआरटी बिकम्स दैट इंपॉर्टेंट. और इकोनॉमी इज सच अ सब्जेक्ट जिसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत प्रैग्मेटिक वे में बहुत लाइवली वे में पढ़ते हो तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. बच्चों को जनरली मैंने देखा है कि इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगती है. When I was preparing for UPSC, मुझे भी लगती थी. But eventually, when I came to know that economy is very interesting, मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बढ़ गया. सो आई विल मेक श्योर हियर एट UXIS कि आपकी जो इंटरेस्ट है इकोनॉमी में वो सबसे ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच यू इकोनॉमी विथ लाइव एग्जाम्पल्स, विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. एंड जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, हमें पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होंगे. देखिए, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ नहीं होगा, फ्यूचर के लिए अभी काम करना है जो कि अभी है, आज. ओके, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन. लेट्स स्टार्ट दिस एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 अबाउट ग्लोबलाइजेशन. ओके, so globalization refers to the growing integration of economies, societies, cultures across the world. See, globalization का मतलब क्या है? जो economies हैं, cultures हैं, societies हैं, सब connect होते हैं. ठीक है, सिर्फ economies connect नहीं होती, societies भी connect होते, cultures across the world भी connect होते हैं. So जो इतना सारा connection हो रहा है, ये किसके हेल्प से हो रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से हो रहा है. सो ग्लोबलाइजेशन एक अच्छी चीज हुई, करेक्ट. बट अगर हम देखें दूसरी साइड, इफ वी सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, द डार्कर साइड ऑफ द कॉइन, देन वी विल गेट टू नो कि कंपटीशन भी काफी बढ़ जाता है डोमेस्टिक मार्केट में. बहुत सारे इंपोर्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो काफी फ्रजाइल होने लगता है, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं ना जो हम सरफेस आउट नहीं कर पाते हैं, जो हम इवन आउट नहीं कर पाते. वैसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे डिफरेंट कंपनीज, नेस्ले, कोका कोला, ये सारी हमारे कंट्री में आई और उन्होंने कैसे अपनी एक प्लेस पाई. ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल देखें ग्लोबलाइजेशन का, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो एग्जाम्पल ये है, बाइंग अ स्मार्टफोन. एक स्मार्टफोन आप खरीद रहे हो विच इज डिजाइंड इन द यूएस, असेंबल्ड इन चाइना एंड सोल्ड इन इंडिया. एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लिया है हमने जो डिजाइन कहाँ हुआ है? यूएस में. असेंबल कहाँ हुआ है? चाइना में. बट फाइनली कहाँ बेचा जा रहा है? इंडिया के मार्केट्स में, जो अभी तक होता आ रहा था. बट अब इंडिया मेक इन इंडिया स्कीम के कारण, आत्मनिर्भर स्कीम के कारण हमने ये देखा कि इंडिया में अब जो स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी है ना, जो पहले हम कहा यूएस के डिजाइंड वाले मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड जो चाइना में होता था,
वो इंडिया में आके बिकता था, क्योंकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो R&D सेक्टर है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन अब आप देखोगे, वी हैव गॉट दिस न्यूज, ठीक है, कि 1 out of every 3 स्मार्टफोन्स which is sold in US is now made in India. Yes, that is now made in India. So आप देख रहे हो पूरी की पूरी काया पलट हो चुकी है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। और इंडिया अब सिर्फ ना प्राइमरी सेक्टर में और ना ही टर्शरी सेक्टर में आ गए, अब सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब सेक्टर है, उसमें भी इंडिया आगे जा रहा है। ओके, so the internet, faster transportation, communication have accelerated this process. For India, globalizing became prominent after 1991. So 1991 के बाद ही globalization आया है इंडिया में। अगर आप बाकी की कंट्रीज की बात करो तो नहीं, वहां पर ग्लोबलाइजेशन पहले ही आ चुका था। बट अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे भारत के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन कब आया है? 1991 में। ये जो डेट है, ये जो ईयर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं, बी टी प्रीलिम्स और मेंस या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, दिस ओपनिंग कनेक्टेड इंडिया टू ग्लोबल मार्केट, attracting foreign companies and boosting exports. However, globalization brings both opportunities like jobs and technology and challenges such as competition for small industries and environmental concerns. So हमने देखा वंस हमारी जो मार्केट वो खुली, काफी हमने इंपोर्ट करना शुरू किया और एक्सपोर्ट भी किया। ठीक है, सिर्फ हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमने एक्सपोर्ट भी किया। तो एक्सपोर्ट से तो हमें फायदे हुए ना, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफी स्ट्रांग हुए, फॉरेक्स रिजर्व्स काफी इंक्रीज हुए, तो एक्सपोर्ट किया, उसमें फायदा हुआ। लेकिन हमने बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट भी किए, क्योंकि हमें अपना मार्केट करना था ओपन। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ये नहीं कि एक तरफा ये आप कर सकते हो बिजनेस, दोनों तरफ से होगा, राइट। अगर आप सेल कर रहे हो फॉरेन गुड्स में, तो फॉरेन गुड्स भी आपके मार्केट में आएंगे। सो ये सारा कुछ देखने को मिला इंडिया में कब? 1991 में। की फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स कंट्रीज फ्रॉम ट्रेड, foreign investment, technology transfer, and migration of people. It ensures that production processes are spread across the nation. जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाए। ठीक है, ये था एजेंडा ग्लोबलाइजेशन का, कि इंडिया का जो भारत का जो हर एक स्टेट है ना, वो सब कनेक्टेड हो जाए। ये हमारा महान भारत। ओके, इसमें आप देखोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे लोग कनेक्टेड हो जाएं और एक सप्लाई चेन ऐसा बने जिसमें सबकी भागीदारी हो, सबकी भागीदारी हो। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन कंट्रीब्यूट इन सच सिनेरियो। ओके, सो अगेन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? सिर्फ हम वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हुए, हम अपने खुद के जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके साथ भी कनेक्ट हुए। मैन्युफैक्चरिंग हब्स खुले बहुत सारी जगह इंडिया में, जो साउथ सेक्टर है, जो नॉर्थ सेक्टर है, जो ईस्ट है, वेस्ट है, सब लोग कनेक्ट हुए, जॉब शुरू हुई। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम दें तो फिर है ये टाटा नगर। ओके, आई एम फॉर टाटा नगर, सो आई नो इट वेरी वेल। टाटा नगर में क्या हुआ? जो ये टाटाज हैं, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू इन्होंने अपनी इंडस्ट्री शुरू की वहां पे। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा शहर बनाया जमशेदपुर, टाटा नगर। ओके, जहां से हम बिलोंग करते हैं। एंड वहां पर जमशेद जी टाटा ने, वहां पे जो टाटाज ने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की ना, उसमें उन्होंने हर जगह से लोगों को बुलाया। ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, एवरीवेयर इंजीनियर्स वेर कॉल्ड टू वर्क इन टाटा मोटर्स, इन टाटा स्टील, इन टिन प्लेट, जो भी कंपनीज रहती थी टाटाज की। ठीक है, स्टील एंड आयरन की कंपनीज रहती थी, टाटा के और भी प्रोडक्ट्स थे, टाटा सॉल्ट एंड ऑल। इसके लिए इंजीनियर्स कहाँ से आते थे, वर्कर्स कहाँ से आते थे? ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो टाटा में जब हम बड़े हो रहे थे, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मैंने ये देखा कि टाटा में एक मिक्स्ड कल्चर है। ओके, जमशेदपुर में एक मिक्स्ड कल्चर है, जहाँ हर जगह के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं। सो मेरे लिए ये इतना मुश्किल नहीं था कि हर जगह के लोगों को एक इंडियन माना जाए। हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं है, हमारे यहाँ रिलीजन्स लाइन पे लोग डिवाइडेड नहीं है जमशेदपुर में, क्योंकि वहां पर हर जगह से लोग हैं,
आपको बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, आपको मलयाली लोग भी मिल जाएंगे, आपको बिहार से लोग मिल जाएंगे, आपको गुजरात से लोग मिल जाएंगे, मुंबई से मिल जाएंगे। सो पंजाब से, इट्स अ मिक्स्ड कल्चर दे। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बाय ग्लोबलाइजेशन। जब वहां पर ये स्टील प्लांट खड़ी हुई तो अगेन ऑल द इंडियंस गॉट अपॉर्चुनिटी। ओके। However, it also intensifies competition for local producers. कैसे हमारे local producers को competition ज्यादा झेलना पड़ रहा है? देखिए, कंपटीशन इन द फील्ड ऑफ जो हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं बासमती चावल, ठीक है। इंडिया में हम ग्रो कर रहे हैं बासमती चावल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, और वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट खुली तो हमने क्या देखा, बाहर के जो राइस ब्रांड्स हैं उन्होंने भी कॉम्पीट करना शुरू कर दिया। वैसे बासमती जो ब्रांड है, ओके, बासमती राइस की, इनकी तो अपनी एक पहचान है। ओके। सो आईटी सेक्टर को हमने आउटसोर्सिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, ये सारी चीजें हमने करनी शुरू की। हम बासमती चावल एक्सपोर्ट करते थे, जो हमारी आईटी सर्विसेज है वो हम एक्सपोर्ट करते थे, आउटसोर्स करते थे। Initiatives like Digital India and Startup India are helping domestic business and access international markets. तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लेके आई है, ये हमें कैसे हेल्प कर रहा है? ये हमें हेल्प कर रहा है, हमारे जो लोग हैं ना, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, इनको बाहर जाके, इनको बाहर की जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया में बैठ के भी और इंडिया से बाहर जाके भी वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है। ओके। सो दीज आर द बेनिफिट्स। अब हम डिसाइड करेंगे, अब हम बात करेंगे कोका कोला के बारे में। क्या हो गया भाई कोका कोला में? लेट्स डिस्कस। कोका कोला, आपको इतना तो पता है ना, ये इंडियन ब्रांड नहीं है। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आपके लिए ये क्लैरिटी है कि कोका कोला इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। ओके। सो बिफोर 1991 इंडिया फॉलोड अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से क्लोज थी। ना हम एक्सपोर्ट करेंगे ना हम इंपोर्ट करेंगे, जो हमारे पास है हम वही खाएंगे, हम वही पहनेंगे, हम उसी में रहेंगे। ये थी क्लोज्ड इकोनॉमी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट ये है कि हम ना ही एक्सपोर्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स, ना ही हम इंपोर्ट करेंगे, और जो भी हमारे बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही है, हमारे जो लोग हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दैट दे विल बी यूजिंग दोज गुड्स। वो लोग वही सब यूज करेंगे जो इंडिया, भारत के अंदर, हमारा महान भारत के अंदर यूज हो रहा है, जो बन रहा है। ओके। द गवर्नमेंट heavily regulated industries with the license rights where companies needed multiple clearance to start and expand. सो लाइसेंस राज चलता था तभी। क्या होता है ये लाइसेंस राज? लाइसेंस राज के अंदर बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए। मान लीजिए कोका कोला को जब इंडिया में आना था तो बहुत सारे उसको क्लियरेंस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, तभी जाके वो अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर पाया। कहाँ? इंडिया में। ओके। और बीच में तो हमने ये भी देखा, कोका कोला और आईबीएम जो है ना, दे लेफ्ट इंडिया इन 1970s। सो दे लेफ्ट इंडिया इन 1970s। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि नहीं भाई, यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली। बट 1991 में फिर से हमने देखा कि जो हमारी मार्केट है वो लिबरलाइज्ड हुई, वो ओपन मार्केट हुई, ठीक है। काफी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो फिर आपने देखा कि फिर से ये जो जाइंट्स हैं, आईबीएम, कोका कोला, क्योंकि अभी आप देखोगे कोका कोला तो है ही, आईबीएम तो है ही, ये सारी चीजें हैं ही ना, राइट। सो ये सारी चीजें आपने देखी कि ये है वहां पे ऑलरेडी। तो दिस इज हाउ थिंग्स वे गोइंग ऑन बिफोर 1991। बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी was closed. It was completely closed. Consumers has limited choices. Okay. So, for example, getting a telephone connection would take an year, and cars like Ambassador dominated the no with no real alternatives. जो एम्बेसडर है इंडिया की रॉयल कार्स, उस समय जो एम्बेसडर्स होते थे 1991 से पहले, उनका ही डोमिनेंस चलता था, और कोई कार्स हमारे मार्केट में आ नहीं पाती थी, तो कोई किसी लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। तो जो लग्जरी कार के नाम पे हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी एम्बेसडर, और वही लोग खरीदते थे, और लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था। बट अब क्या वो वैसा है सिनेरियो? क्या अब वैसा है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं कार्स के।
इनफैक्ट हमारे पास हर चीज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप टीवी खरीदने जाओ तो आप जब मॉल में जाओगे टीवी खरीदने या जब शॉप में जाओगे तो आपको दिखेंगे डिफरेंट ब्रांड्स, सिर्फ इंडियन ब्रांड्स नहीं देखेंगे। थैंक्स टू हु? ग्लोबलाइजेशन। ओके। और टेलीफोन कनेक्शन किसी को लेना है उसमें भी पूरा का पूरा 1 साल लग जाना है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर भी ज्यादा नहीं थे, 1 या 2 थे। गवर्नमेंट सेक्टर थी टेलीकॉम सेक्टर में भी। तो जब टेलीकॉम सेक्टर भी ज्यादा नहीं थे, लोगों को कनेक्शन चाहिए, तो वही 1 या 2 इंडस्ट्री जो टेलीकॉम सेक्टर को रन कर रही थी इंडिया में, वही जाके कनेक्शन देंगी। बट अभी टेलीकॉम सेक्टर में हमने देखा कितना कंपटीशन बढ़ गया है, कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले ये सिचुएशन नहीं था, किसी को अगर टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो बहुत लंबी वेट करनी पड़ती थी। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, द एलपीजी पॉलिसी। 1991 में ऐसा क्या हुआ दोस्तों? क्या हुआ 1991 में? In 1991, India faced several economic crises with low foreign exchange reserves, high inflation and rising debt. 1991 में इंडिया की कंडीशन ऐसी थी कि इंडिया को देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा डेप्ट हो गया है इंडिया पे, बहुत ज्यादा उधार हो गया है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है इंडिया के अंदर, और लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जिससे हम बाहर से ऑयल खरीदते थे, वो हमारे पास बहुत कम बच गए थे, ऑलमोस्ट 10 days 1 week का बच गया था। तो जो हम ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे थे, तभी कैसे करते हैं हम ऑयल इंपोर्ट्स, और जब हम ऑयल इंपोर्ट्स नहीं कर पाते तो जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें कितना ज्यादा हिंड्रेंस आ जाता है ना, कितनी ज्यादा हिंड्रेंस आ जाती। ये सारे इश्यूज चल रहे थे, कब चल रहे थे? 1991 में। और फिर हमने देखा टू रिकवर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में लाया गया आपका एलपीजी रिफॉर्म्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, सटीक से आपको इसको समझना है कि ये सारी चीजें डेवलपमेंट्स कब हुई एग्जैक्टली ये सारी डेवलपमेंट्स। For example, import duties were reduced, industries were deregulated, and foreign investments were encouraged. For example, Suzuki entered into a joint venture with Maruti, thus revolutionizing the automobile sector. मारुति और सुजुकी दोनों जॉइंट वेंचर में इंडिया में आए, और ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें सिर्फ आप देखोगे कि एम्बेसडर्स थे पहले, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बूम मिला मारुति सुजुकी के आने से। जब मारुति सुजुकी इंडिया में आए तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन स्टार्ट हो गए, और कम दामों में, जो एम्बेसडर्स के कॉस्ट थे उसके कम दामों में लोगों के पास अच्छे ऑप्शंस आने लगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के। ओके। फॉरेन बैंक्स, टेलीकॉम फर्म्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज एंटर इंडिया। ये सारा कुछ इंडिया में एंटर करने शुरू हो गए। फॉरेन बैंक, ड्यूटशे बैंक, ठीक है, ये आप देखो, ये फॉरेन बैंक है, ये इंडिया में एंटर कर चुका है, ड्यूटशे बैंक। ठीक है। इंडिया के खुद के बैंक्स तो हैं ही, लेकिन फॉरेन के बैंक्स भी इंडिया में आके अपनी अच्छी खासी एक स्टैब्लिशमेंट बना चुके हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया ड्यूटशे बैंक का। And these reforms paved way for India's rise as a major global service hub. सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में हमने देखा आईटी प्रोफेशनल की आउटसोर्सिंग, जो जॉब आउटसोर्सिंग है, उसमें इंडिया अभी कितना ज्यादा आगे। हमारी जीडीपी की अगर आप देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, दैट इज सर्विसेज सेक्टर। और उसमें भी जो आईटी सेक्टर है ना दोस्तों, आईटी सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा बूम कर रहा है। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये ग्लोबलाइजेशन से शुरू हुआ, और बाहर जो लोग हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में जो लोग हैं, उनको पता चला कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो काफी अच्छी है, सो दे स्टार्टेड टेकिंग मोर एंड मोर सर्विसेज फ्रॉम इंडियन आईटी सेक्टर। ओके। नाउ व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरल मार्केट क्या होती है? एक लिबरल मार्केट क्या होती है? लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, पहले गवर्नमेंट बहुत सारे क्लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती थी कि हाँ भाई, आपको इस तरह से करना है काम। ओके, आपको इस तरह से काम करना है।
लेकिन अब आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जब लिबरल हो गई ना इकोनॉमी, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है जो गवर्नमेंट ने डाला था, ये एज आउट होने लगे। ये क्या होने लगे? ये एज आउट होने लगे। कम रिस्ट्रिक्शंस डालने लगे हम। अर्लियर entrepreneurs require multiple license, import faced heavy taxes। ठीक है, कुछ भी हम लोग जब इंपोर्ट्स करते थे ना, मान लीजिए रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करते थे, पार्ट्स और यहाँ असेंबल करने के लिए, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा टैक्स देने को मिलता था, और बहुत सारे लाइसेंसेस भी हमें लेने पड़ते थे गवर्नमेंट से अगर हम कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे इंडिया के, जो अभी आप देखोगे, जो पहली सिचुएशन थी, एंटरप्रेन्योर्स को इतना इनकरेज नहीं किया जाता था बिजनेसेस के लिए। बट अभी अभी अगर हम अभी की बात करें, तो हमारी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। स्टार्टअप इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। ओके, after liberalization, tariffs on many goods were cut, making products like mobile phones, laptops, and branded clothes affordable. सो लिबरल जब हुई ना मार्केट, तो बहुत सारे जो गुड्स हैं उस पर टैरिफ कम हो गया। पहले हम लोग बहुत हाई टैरिफ लगा के रखे थे जो भी गुड्स फॉरेन से इंडिया में आ रहे थे, लेकिन जैसे लिबरल हुई इकोनॉमी, तो हमने वो टैरिफ्स को कम कर दिया। मान लीजिए बाहर के कार्स जब इंडिया में आ रहे थे, हम 50% 60% टैरिफ लगाते थे। ओके, ऐसा आपको जस्ट मानना है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अब वो क्या होने लगा, लिबरल जब हो गई इकोनॉमी, तब क्या हो गया कि 20-30% टैरिफ वो लगाना शुरू कर दिए, मतलब रिड्यूस हो गया टैरिफ। तो टैरिफ जब रिड्यूस हो गया, तो वो सेम सामान अब आपको सस्ते में मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, एलजी, नोकिया एंटर इंडियन, ब्रिंगिंग वैरायटी एंड बेटर क्वालिटी। सो ये जो आपके कंपनीज हैं, कौन कौन से? सैमसंग, एलजी, नोकिया। ये नोकिया के मोबाइल फोन्स आपको याद है? ये जो नोकिया के मोबाइल फोन्स हम सबके घरों में थी, ठीक है, छोटा सा मोबाइल फोन, ये सब हमारे घरों में थी। ये क्या आपको याद है? अब तो आप हर घर में देखोगे कि टेलीफोन से लैंडलाइन नहीं होता, ठीक है, पेजेस नहीं होते, ये नहीं होता, स्मार्टफोन्स होते हैं सबके पास। ओके, तुरंत वीडियो कॉल लगा दिया। पहले लेटर्स सिस्टम होता था, लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। इस तरह के मोबाइल फोन्स होते थे जिसमें नेट नहीं होता था। ओके, सो ये सारी चीजें जो सैमसंग इंडस्ट्री है, एलजी है, और जो नोकिया है, ये सब कुछ इंडिया में एंटर कर पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। And now government has this Make in India initiative to support liberalization by reducing regulatory hurdles and inviting global and domestic firms. So अब government का ये कहना है। Okay? आगे देखते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट। फॉरेन ट्रेड के किस तरह के इम्पैक्ट चल रहे हैं हमारे यहाँ। Foreign trade is an exchange of goods and services across countries. It provides consumer access to produce available locally and help producers sell in global market. So foreign trade is an exchange of goods and services across countries. तो हम हमारे यहाँ जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको दूसरे कंट्रीज में हम कैसे बेच सकें, उसे एक्सपोर्ट कर सकें, दैट कम्स अंडर व्हाट? दैट कम्स अंडर फॉरेन ट्रेड। Okay, example, Indian IT firms like Infosys export software services to US and Europe, while agriculture goods like spices, tea and mangoes reach global customs. देखिए कितना फायदा हुआ फॉरेन ट्रेड से। जब हमारी मार्केट इकोनॉमी, जब हमारी जो मार्केट है वो ओपन हुई, तो कितना ज्यादा फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? जो हमारी आईटी सेक्टर है उसको आउटसोर्स किया किसने? इंफोसिस ने। किस किस कंट्रीज में? यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में। और अब उन्हें हमारी आदत लग चुकी है, हमारे सर्विसेज की आदत लग चुकी है। हमारे आईटी इंजीनियर्स को वहां जॉब मिलता है। H1B वीजा के बारे में आपने जाना होगा। H1B वीजा जो है उसके थ्रू वो वहां पर जाते हैं और काम करते हैं। और इंडिया में भी बहुत सारे स्कोप है आईटी इंजीनियर्स के, बट पे स्केल अगर आप देखो तो फॉरेन कंट्रीज में काफी हाई मिलता है इंडियंस को। ये सब कुछ कब से शुरू हुआ? ये सारा कुछ शुरू हुआ आपके ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जब जब हमने अपनी मार्केट को ओपन की, जब हमने एक्चुअली अपनी मार्केट को क्या किया? ओपन किया। The government supports exports through policies under the Directorate General of Foreign Trade. Okay?
मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, एमएनसीज। चलिए अब एमएनसीज के बारे में बात करते हैं। एमएनसीज क्या होते हैं, कोई आइडिया? एमएनसीज क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं एमएनसीज? क्या कुछ तो एक आइडिया आ रहा होगा आपके दिमाग में कि एमएनसी कैसे प्रैक्टिस करते हैं, एमएनसी होती क्या है? एमएनसी का क्योंकि हमने नाम तो सुना है, बहुत नाम सुना है ना? तो देखते हैं। MNCs are firms that operate in multiple countries. ओके, दे सेट अप मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, मतलब उनका सेटअप सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, उनका सेटअप बहुत सारे कंट्रीज में है। ओके, बहुत सारे कंट्रीज में। दे सेट अप फैक्ट्रीज, ऑफिस, R&D सेंटर्स वेयर कंडीशंस आर फेवरेबल। जहां भी उन्हें अच्छा कंडीशन मिलेगा अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, अपने कॉपरेशन को सेटअप करने के लिए, तो वहां पर वो उसे सेटअप करेंगे। ओके, MNC इज अ फर्म दैट ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज, ये याद रखना। और एमएनसी का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी नेशनल कोऑपरेशन कॉरपोरेशंस। So Indian companies in India, companies like Nestle, Hyundai and Coca-Cola produce and sell locally while also exporting. A well-known example is Maruti Suzuki, a successful Indo-Chinese joint venture, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। और जो नेस्ले हो गया, हुंडई हो गया, कोका कोला हो गया, उसकी कंपनीज हमारे यहाँ भी हैं और बाकी के कंट्रीज में भी हैं, और वो उस तरह से यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और बाकी के कंट्रीज में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके? नेस्ले हो गए, हुंडई हो गए, कोका कोला प्लांट। The government's production-linked incentive schemes encourages MNCs to invest in sectors like mobile phones, pharma, and electronics. So, जो हमारी जो गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, PLI स्कीम है, उसके तहत उन्होंने क्या किया? सेक्टर्स लाइक मोबाइल फोन्स, फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एमएनसीज हैं, उनको और भी ज़्यादा इनकरेज किया, उनको और भी ज़्यादा बोला कि चलिए आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, टैक्सेशन आपसे कम लिया जाएगा। So, production linked incentive scheme encouraged MNCs to invest in sectors like mobile phones, pharma and electronics. ये हमारे करंट के एग्जाम्पल हो गए। और ये देखिए, ये सारे आपके किसके प्रोडक्ट्स हैं? ये सारे आपके नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं। नेस्ले के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो अभी चल रहे हैं, और ये काफी अच्छे ब्रांड्स हैं जिसको यूज किया जा रहा है डे टू डे लाइफ में। मिल्क मेड हो गया, A4 टोन्ड मिल्क हो गया, कॉफी, देन आपके ये हो गए सॉसेस, मैगी। इंडिया में जो मैगी का मार्केट है वो बहुत ह्यूज है। और ये क्यों ह्यूज है? क्योंकि जब नेस्ले आया था उसने अपनी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से की थी और उसको पता था वंस अ प्रोडक्ट इज हिट इन इंडिया इट्स ऑलवेज हिट। और ये आप देख सकते हो किटकैट के साथ भी हुआ है, सॉसेस के साथ भी हुआ है और मैगी के साथ भी हुआ है। ग्रोथ ऑफ इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब इंडिया में भी कुछ एमएनसीज थी जिनकी ग्रोथ हुई है, किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। सिर्फ बाहर के कंपनीज की ग्रोथ नहीं हुई है, इंडिया में भी ग्रोथ हुई है। ओके, सो हम देखेंगे द टाटा ग्रुप एक्वायर्ड जैगुआर लैंड रोवर इन द यूके, शोकेसिंग इंडियाज ग्रोइंग इंडस्ट्रियल पावर। सो इंडिया की ग्रोइंग इंडस्ट्रियल पावर कब बढ़ी? जब हमने देखा कि सिर्फ बाहर से कंपनीज आके, एमएनसी आके हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं खोल रही, हमारे यहाँ जो टाटाज हैं, जो टाटा सेक्टर हैं, उन्होंने भी एक्वायर किया जैगुआर लैंड रोवर इन द यूके, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस। ठीक है, द आदित्य बिरला ग्रुप्स ऑपरेट्स इन मेटल्स, टेक्सटाइल्स, टेलीकॉम अक्रॉस सेवरल कंट्रीज। सो जो टाटा बिरला ऑपरेट्स इन मेटल्स, जो टाटा बिरला ग्रुप है वो भी काफी आप देखोगे कि मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, टेलीकॉम अक्रॉस सेवरल कंट्रीज उन्होंने काफी ऐसे एक्सपोर्ट्स किए। Infosys and Wipro provides IT service worldwide. So जो Infosys है, Wipro है, वो हमारी इंडियन IT सर्विसेज पूरे देश भर में पहुंचा रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बट पूरे देश भर में अपनी सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। Programs like Startup India encourages young entrepreneurs to think globally and build companies capable of scaling in international market. आगे हम देखते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। So, technology plays a key role in accelerating globalization. The internet enables instant communication with clients worldwide. So, technology से क्या होता है? जो भी हमारी क्लाइंट और जो एम्प्लॉयज कनेक्शन है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है ना? और प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay
allows Indian sellers to export directly. जो इंडियन सेलर्स हैं हमारे कंट्री में, ओके, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट पीपल हैं, हनी हो गया, बहुत सारे जो लोकल वेंडर्स हैं ना, वो जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये हेल्प कर रहा है उनको। कैसे हेल्प कर रहा है? देखिए, फ्लिपकार्ट में मेजरली आप देखोगे कि कपड़े बेचे जाते हैं, है ना, कपड़े बेचे जाते हैं। तो कपड़े जब हमारे इंडियन जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं वो जब स्टार्ट कर रहे हैं कपड़े बेचना, वो जब क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ये प्लेटफॉर्म को जाके कनेक्ट करते हैं। किनको? अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, मिंत्रा को, ईबे को, ये सबको कनेक्ट करते हैं और फिर जो भी उनका है वो पैक करके जहाँ जहाँ भी उन्हें सेंड करना है वो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू शोकेस करते हैं। अगर आपने अपना ऐप देखा होगा ना, तो फ्लिपकार्ट के, अमेजन के ऐप में आपने ये भी देखा होगा कि कैसे उन एप्स में आप स्क्रॉल करके ये भी देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सेम प्रोडक्ट। मान लीजिए आपने आपने टाइप किया यू वांट अ शर्ट और यू वांट अ साड़ी और सलवार सूट, तो आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नाम आते हैं वहाँ। ओके, जब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और कंट्रीज के जब वहाँ पे नाम आते हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड ईबे, ये वो सारे ब्रांड्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वहाँ पे सेल करने का। और इसी तरह से जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने की। कहाँ पे? ये सारे प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिशन है फ्रॉम राजस्थान, सेल्स हैंडीक्राफ्ट्स टू यूरोप एंड द यूएस वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये भी सुविधा हो जाती है कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं बेच सकते, वो बाहर के कंट्रीज में भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके ब्रांड्स हैं ये ग्लोबलाइज ब्रांड्स हैं, वो इंडिया के ब्रांड्स नहीं है। तो वो इंडिया से भी बाहर आपके प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। कहाँ कहाँ? यूएस में, यूरोप में। और एक आपका सर्वर रहेगा जिसमें आप जाके ये देख सकते हो कि ये क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट में क्या है, इसकी जो पूरी क्राइटेरिया है, किस चीज़ों से बनी हुई, सारा कुछ वो वहाँ पर रजिस्टर्ड रहता है। ओके, डिजिटल इंडिया प्रमोट्स इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल लिटरेसी, जिसके कारण हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आगे बढ़ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया क्या है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स ग्लोबल कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्ट्स। तो देखिए, जो फॉरेन कंट्रीज से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे आ रही है, वो क्या कहते हैं उसे? एनी क्वेश्चंस? एनी आंसर्स? सो जो फॉरेन कंट्रीज से जो चीज़ें आ रही हैं, फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज, सब कुछ आता है हमारे पास। कैसे आता है? थ्रू एफडीआई, विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, एमएनसी सेट्स अप फैक्ट्रीज, रिसर्च सेंटर्स एंड ऑफिसेज इन इंडिया, जनरेट जॉब्स इन इनकम। फॉर इंस्टेंस, वॉलमार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, Walmart investment in Flipkart boosted the e-commerce sector, while global automobile giants set up manufacturing hubs in Chennai and Pune. So FDI से क्या फायदा हो रहा है दोस्तों? FDI से क्या फायदा हो रहा है आपको? FDI से देखिए ये फायदा हो रहा है ना कि आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट मिल रही है। तो जब आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो आप उन पैसों को यूज करके यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे वॉलनट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने क्या, वॉलनट नहीं, वॉलमार्ट ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की फ्लिपकार्ट पे, और जो ई कॉमर्स सेक्टर है फ्लिपकार्ट का, वो काफ़ी ग्रो किया इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कहाँ पे? चेन्नई में, पुणे में, ये भी आपके बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल हो पाए। तो आपको समझ में आया कंसेप्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। देखिए, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री में क्यों होगी? वो तभी होगी जब उनको फ़ायदा होगा, और उनको फ़ायदा हो रहा है इंडियन मार्केट में। देखिए, इंडियन मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है, जहाँ बहुत सारे कंज्यूमर्स, ऑलमोस्ट 146 करोड़ कंज्यूमर्स हैं। तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि उनका स्टार्टअप हमारे इंडिया में ज़रूर स्टार्ट हो, क्योंकि कंज्यूमर्स बहुत हैं और अब तो इंडिया के पास पैसे भी बहुत हैं, है ना। अगर आप रिचर लॉट की बात करो, ठीक है, जितने भी लग्जरियस कार्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर इंडियंस के पास हैं। जो भी लग्जरी की आप बात कर लो, चाहे वो पर्सेस हो, कार्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, वो इंडियंस के पास है। इंडियंस आर बाइंग इट,
क्योंकि इंडियंस के पास पैसे हैं. वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, सरपासिंग whom? सरपासिंग जापान नाउ. सो द वर्ल्ड ऑल्सो शुड टेक अस सीरियसली, क्योंकि हम में है दम और हम नहीं है किसी से कम. ओके, सो जोक्स अपार्ट, सो ये सारा चीज था. और हमने देखा कि एफडीआर रूल्स इन सेक्टर्स लाइक डिफेंस, रिटेल एंड इंश्योरेंस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, एंड इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन लोगों ने स्टार्ट किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्री में क्या आ सके? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फिर हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में. Special economic zones are industrial areas where special incentives to attract investors. They provide tax exemption, duty-free imports, and simplified rules for promote export. तो क्या फायदे होते हैं उसके? तो हमने देखा कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पे गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है. कैसे इनिशिएटिव? ड्यूटी फ्री. आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स को, उसको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है. चाहे वो आईटी सेक्टर हो या गुड्स सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, कुछ भी सेक्टर हो. तो जब एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं तो उसको प्रमोशन करने के लिए, एक्सपोर्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ते जाएं, इंडिया में बढ़ते जाएं एक्सपोर्ट्स दिन पे दिन, तो ये SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया गया एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, जहां पर इंडस्ट्रीज अपने एक्सपोर्ट्स कर रही हैं बाहर के कंट्रीज को. उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर फ्री ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट स्टार्ट हुआ. ओके, एंड दे प्रोवाइडेड दीज बेनिफिट्स. सो अगर हम SEZ मुंबई में बात करें, इज अ हब फॉर ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, while SEZ in Noida and Chennai specialize in IT and electronics. The SEZ Act 2005 formalized these policy. So एक SEZ Act है 2005 का, उसके अंदर हमने देखा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं. क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं? कि जो आपको टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री, काफी एग्जेम्पशंस मिलने वाले हैं अगर आप एक्सपोर्ट करते हो बाहर की कंट्रीज में. और आपको एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया गया है जहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट से. एग्जेम्पशंस मिलते हैं, काफी टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं. सो दीज आर योर SEZ. ये देखिए, एक SEZ का आप एग्जाम्पल देखोगे तो काफी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, और वहां पे ये जो कंपनीज हैं वो रेंट पे लेके अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकती हैं और फिर वो फ्लरिश कर सकती है. ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो हमने देखा ये जो हमारी NCERT बुक है ना, NCERT बुक में स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर 4 में हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र हुआ है. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? World Trade Organization regulates global trade and resolves disputes among member nations. India became a member in 1995, gaining opportunities for its goods in foreign market. So World Trade Organization facilitate करता है कि dispute free हम ट्रेड कर सकें, ग्लोबल ट्रेड कर सकें डिफरेंट कंट्रीज के साथ. ओके, और ये कब फॉर्म हुआ था? इंडिया बिकेम अ मेंबर इन 1995. इंडिया कब मेंबर बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? 1995 में. Gaining opportunities for its goods and in foreign markets. Understood? So WTO agreements reduces tariffs and creates predictable trade rules. For example, India used the WTO mechanism when the US banned Indian shrimps exports and the dispute was resolved in India's favor. सो इंडिया के जो श्रिम्प सेक्टर है ना, ठीक है, आप प्रॉन्स देखते हो, श्रिम्प्स देखते हो, ये बहुत पॉपुलर है यूएस में. यूएस में इंडिया के श्रिम्प्स को हाई कॉस्ट में लिया जाता है, और हमारे जो श्रिम्प्स हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी की हम प्रोवाइड कर रहे हैं. किसको? यूएस को. सो बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा था यूएस के तरफ से कि नहीं, ये सही नहीं है, बट WTO ने उसको रिजॉल्व किया, एंड अगेन वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ श्रिम्प्स टू whom? टू यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंडिया के पास है टैलेंट, इंडिया के पास है रॉ मटेरियल्स, इंडिया के पास वो सब कुछ है जो वर्ल्ड को चाहिए, बट बाहर की जो कंट्रीज हैं वो हाथ में हाथ डाल के तो नहीं बैठ जाएंगी. ट्रम्प भैया ने अभी तो 50% की टैरिफ लगा दी हमारे ऊपर. क्यों लगा दी? क्योंकि उनको दिख रहा था कि इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है, इंडिया के पास वो हर चीज है, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, स्मार्ट लेबर्स हैं, इनकी यूथ पॉपुलेशन एनर्जाइज्ड है, काम करने के लिए हमेशा रेडी रहती है. तो ये दिख गया था यूएस को. ओके,
While WTO membership benefits India by providing market access, it also requires adherence to rules that sometimes challenges domestic policies. तो बहुत बार हमने देखा, जैसे हमारे यहाँ सब्सिडीज देते हैं हम फार्मर्स को, ओके। हम अपने फार्मर्स को क्या देते हैं? सब्सिडीज देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो कम पैसों में फर्टिलाइजर, वाटर, सीड्स, ये सब कुछ खरीद सकें और वो एग्रीकल्चर कर सकें। जब वो ये कर पाएंगे तो हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट बन पाएगा, आत्मनिर्भर बन पाएगा। जब हम अपनी खुद अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, नट्स, ऑयल्स खुद से जनरेट करेंगे तो इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा, कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो इंडिया अपने फार्मर्स को सब्सिडी देता है। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से, इंडिपेंडेंस के बाद से। बट WTO क्या बोलता है? आप अपने फार्मर्स को सब्सिडी मत दो और आप अपना मार्केट ओपन करो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि बाहर के एग्रीकल्चर के जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। बट इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत फर्म रखा है कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स anyhow we are going to protect our farmers. Okay. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगर आप देखें तो ऑब्वियसली बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक हैज़ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर IT, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है। क्या अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है? कि अब आपको जो भी आप खरीदने जाओगे ना, तो आपको उसके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके डोर स्टेप में आपके पास रहेंगे। ओके। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं। अगेन चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखिए हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट्स चैलेंज। स्मॉल बिजनेसेस ऑफर लूज टू चीपर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। सो चाइना का जो टॉय सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें हमने देखा कि इंडिया का जो टॉय सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, काफ़ी मात खा रहा है, क्योंकि बहुत चीपर गुड्स वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आ जाते हैं आपके किसमें? ग्लोबलाइजेशन। The benefits of globalization are uneven, with urban areas advancing faster and not rural, increasing inequality. So inequality भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। And that's all students, इतना ही था हमारे चैप्टर 4 के NCERT में। So conclusion में हम ये बोलेंगे, however to fully benefit, India must addresses China challenges like inequality, job security, sustainable। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन आया ही है, अच्छी बात है, बट हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ के आर्टिसंस हैं, जो हमारे यहाँ के वर्कर्स हैं, जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? उन्हें भी तो जॉब चाहिए। और जब 146 करोड़ लोगों की आप बात करते हो, तो यहाँ तो आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शनिज्म करना ही पड़ेगा, अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो फॉरेन गुड्स आएंगे और फिर वो लेके जाएंगे आपके कंज्यूमर बेस को। कंज्यूमर बेस अगर हम बात करें, इंडिया में अच्छा खासा कंज्यूमर बेस है, इसीलिए बाकी की सारी कंट्रीज हमारे अंदर, हमारे इंडिया के अंदर अपना स्टार्टअप, अपने फैक्ट्रीज ओपन करने की कोशिश कर रही है। ओके, that's all student. This is your educator Raini Simon. I will be teaching you economy and current affairs. Please do go and check out our DN analysis जो हर दिन 9 बजे हम लाइव लेके आते हैं। Okay, that's all students. Thank you. We'll meet again.